हाय, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर एक राशि के लिए कुछ शुभ अंक होता है। लाइक मकर राशि के लिए 3, 4 और 9, कुंभ राशि के लिए 3, 7 और 9 शुभ अंक है। पर क्या आपको पता है भारत राशि के जातकों के लिए भी कुछ शुभ अंक है? यस, 1971 एंड 93,000 आर द लकी नंबर्स ऑफ भारत राशि। मतलब 1971 में इंडियन आर्मी ने किस तरीके से पाकिस्तान को कूटा था, इस नंबर से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। अब इस युद्ध के बीच दो बेहद शॉकिंग घटनाएं हुई थी। इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना 7वां बेड़ा भारत की तरफ भेज दिया था, जिसमें बड़े बड़े वारशिप्स के साथ साथ एक 95,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था। अब इसके जवाब में सोवियत यूनियन भी अपना एक नेवल फ्लीट भारत की तरफ भेज देते हैं उस 7वां बेड़ा को काउंटर करने के लिए, जिसमें एक न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल था। अब मेन बात यह है कि अगर सोवियत यूनियन अपनी नेवल फ्लीट भेजकर भारत की सहायता ना किया होता और इंडिया के फेवर में वीटो का प्रयोग ना किया होता तो क्या होता? क्या अमेरिका इंडिया को इन्वेड करके इंडिया को टुकड़ों में बांट देता या फिर अमेरिका इंडिया को अपना पपेट ही बना लेता? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि 71 की लड़ाई में सोवियत यूनियन ने क्यों भारत का मदद किया था। 50s का दशक, मतलब डीकोलोनाइजेशन जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। उस समय पूरी दुनिया में एक तरह का स्वयंवर सभा चल रहा था। कुछ देश अमेरिका को अपना पति चुन रहे थे तो कुछ देश सोवियत यूनियन को अपना पति चुन रहे थे। अब जब बारी आई साउथ एशिया की, तब पाकिस्तान ने तो अमेरिका के गले में माला पहनाया, लेकिन भारत ने किसी के गले में माला नहीं पहनाया। उल्टा यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और इजिप्ट के साथ मिलकर ऑलवेज सिंगल नाम से एक ग्रुप बनाया। सोवियत यूनियन को यहाँ पे एक बढ़िया मौका दिखा। वह इंडिया को अपने तरफ लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, पर इंडिया ने उस समय ठान लिया था कि हमेशा सिंगल ही रहूंगा। पर कब तक? 60s और 70s के दशक में हुई कुछ घटनाओं ने सोवियत यूनियन और भारत को एक दूसरे के करीब लाने पर मजबूर किया था। दरअसल 60s के दशक में निकिता क्रुश्चेव ने सोवियत यूनियन के अंदर कुछ माइल्ड रिफॉर्म्स के साथ साथ डीस्टेलिनाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इससे माओ जेडोंग सोवियत यूनियन से काफी नाराज था। इन्हीं माइल्ड रिफॉर्म्स को देखते हुए माओ जेडोंग ने भी चाइना के अंदर 100 फ्लावर्स कैंपेन चालू किया था, पर इसका रिजल्ट आया एकदम ही उल्टा। इसके साथ ही माओ जेडोंग ने सोवियत इन्वेशन ऑफ हंगेरी और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जमकर क्रिटिसाइज किया। उनके हिसाब से ये एक तरह से कम्युनिज्म की बेइज्जती है। बात करें क्रुश्चेव की, तो वह भी माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड और इंडो चाइना वॉर से नाखुश था। इन सब के चलते साल 1962 में सोवियत यूनियन और चाइना एक दूसरे के साथ कर लिया ब्रेकअप। अगले 8 सालों तक सोवियत यूनियन को और दो बड़ा झटका लगा। बात करें इंडिया की, तो 60s और 70s का दशक भारत के लिए भी कुछ अच्छा नहीं गया। तो एक तरफ से चाइना का प्रेशर, दूसरे तरफ से सेंटो सियाटो का प्रेशर। इन प्रेशरों से सोवियत यूनियन को एकमात्र भारत ही बचा सकता है बिकॉज ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड जियोग्राफी। तो इंडिया को अपने पक्ष में करना सोवियत यूनियन के लिए उस समय बेहद जरूरी था। इस वजह से ही साल 1971 में सोवियत यूनियन ने भारत के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था। इसके चलते ही 71 के लड़ाई में सोवियत यूनियन ने इंडिया को मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली दोनों तरीके से ही सपोर्ट किया था। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो सिनारियो अगर ऐसा होता तो सोवियत यूनियन को इंडिया का मदद करना ही पड़ता, क्योंकि आप जरा सोचो, सोवियत यूनियन ने तो पहले ही चाइना को खो दिया था। तो यहाँ पर अगर इंडिया भी सोवियत यूनियन के पाले से निकलकर अमेरिका के पाले में चला जाता, तब तो ये चीज सोवियत यूनियन के लिए एक डिजास्टर साबित होता। पूरा का पूरा साउथ एशिया अमेरिकन इन्फ्लुएंस में चले जाने से तो एक तरह से सोवियत यूनियन पूरा घिर जाता। तो क्या सोवियत यूनियन ये सब होने देता? सोवियत यूनियन को हर हाल में इंडियन गवर्नमेंट को खड़ा रखना पड़ता। ये मैं इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह रहा हूँ? देखो, सोवियत यूनियन क्यूबा जैसे छोटे देश के लिए इस हद तक जा सकता है, सीरिया इजिप्ट को इस हद तक सपोर्ट कर सकता है। और अगर बात करें वियतनाम की, तो आपको क्या लगता है अगर सोवियत यूनियन ने हेल्प ना किया होता तो क्या ये छोटा सा देश अपने खुद के दम पर अमेरिका जैसे सुपर पावर को कभी हरा पाता? तो सोवियत यूनियन भी साउथ एशिया पर अपनी इन्फ्लुएंस को कायम रखने के लिए डेफिनेटली इंडिया को 71 की लड़ाई में सपोर्ट करता। तो क्या ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा पैरेलल यूनिवर्स में। अगर माओ जेडोंग और निकिता क्रुश्चेव एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते, या फिर स्टालिन जैसा ही कोई लीडर अगर सोवियत यूनियन के सत्ता में आता, तब सीनो सोवियत स्प्लिट बिल्कुल ही नहीं होता। सीनो सोवियत बॉर्डर वॉर भी शायद नहीं होता और चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी हमें थोड़ा डिले देखने को मिलता। तो इस सिनारियो में सोवियत यूनियन और इंडिया की एक दूसरे के इतने करीब आना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से 71 की लड़ाई में इंडिया को सोवियत यूनियन से उतना सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, पर आप लोग ये मत सोच लेना कि 71 की लड़ाई में सोवियत यूनियन इंडिया को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना के साथ दोस्ती भले ही कितनी गहरी हो, एक सुपर पावर का हमेशा एक ही गोल रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी को फैला दो। आगे इसको गहराई से समझेंगे। सो आई थिंक इस पैरेलल यूनिवर्स में भी इंडिया को सोवियत यूनियन से डिप्लोमेटिक और थोड़ा बहुत मिलिट्री सपोर्ट मिलता।
आपको एक चीज समझना होगा, अमेरिका का इंडिया को इन्वेड करने का मकसद बिल्कुल ही नहीं था। वो तो ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी की डोमिनेंस को तोड़ने आए थे। और कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि अमेरिका इंडिया को टुकड़े टुकड़े कर देता अगेन पार्टीशन। ठीक बा, आप मेरा ओपिनियन मत ही सुनो, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ये इंडिया है, इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम नहीं। इस ह्यूज नेशन को इन्वेड करना किसी भी सुपर पावर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात चल रही है 1971 की, जब वियतनाम वॉर अपनी पीक पर था। लाखों सोल्जर्स डिप्लॉयड है, हजारों सोल्जर्स मर रहे हैं। मतलब अमेरिका के लिए ये किसी ह्यूमिलिएशन से कम नहीं है। तो इस मोमेंट पर इंडिया में भी एक दूसरा फ्रंट खोलना अमेरिका के लिए कैटास्ट्रॉफिक होता। मतलब उनके हिसाब से ही अगर दुनिया चलता ना, तो आज ईरान के आगे जमहूरियत इस्लामिया नहीं लगता। आप लोग बोलोगे फिर तो अमेरिका चाइना को प्रोवोक करेगा ना इंडिया पर अटैक करने के लिए। हाँ, बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया कि इंडिया का कंप्लीट फॉल सोवियत यूनियन बिल्कुल ही नहीं चाहेगा। तो इस मैटर पर आई थिंक सोवियत यूनियन चाइना को प्रेशराइज करेगा इंडिया पर अटैक ना करने के लिए। 1970s में हमारे यूनिवर्स में ठीक क्या हुआ था? अमेरिका सोवियत यूनियन को कमजोर करने के लिए और बाद में इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ रिकॉग्निशन वाला कार्ड प्ले करके उसको अपने तरफ कर लिया था। उसी तरीके से अमेरिका इस पैरेलल यूनिवर्स में भी चाइना से सेम रिकॉग्निशन वाला कार्ड प्ले करके उसको इंडिया पर अटैक करने के लिए प्रोवोक करता, जिससे सोवियत यूनियन और चाइना के बीच दरारें क्रिएट होता। 1967 की लड़ाई से चाइना को ये समझ में आ चुका था कि वो 1962 की लड़ाई अपनी गुड लक की वजह से ही जीता था, अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। तो विंटर आए या ना आए, चाइना इंडिया के साथ वापस से नहीं भिड़ता। और अगर अमेरिका के प्रोवोकेशन से लड़ाई में उतरता भी, तब भी फेल हो जाता। ये युद्ध केवल 2 हफ्ते के अंदर ही निपट गया था। इसीलिए इंडिया को अपने कुछ सोल्जर्स को ईस्ट पाकिस्तान से विड्रॉ करके चाइनीज फ्रंट पर डिप्लॉय कर देने से कोई तकलीफ नहीं होता। और चाइना की औकात हम सब जानते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि अमेरिका का मकसद बिल्कुल ही इंडिया को इन्वेड करना नहीं था। ये केवल इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए आए थे। भाई, जब यूएनएससी रेजोल्यूशंस फेल हुआ था, तभी तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था ना। तो इसके बारे में तो आप कुछ बताए नहीं। बताता हूँ। आप एक बात समझो, भले ही चाइना के साथ संबंध बहुत ही गहरा हो, लेकिन क्या सोवियत यूनियन ऐसा नहीं चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पक्ष में कर लूं? क्या वो इतने बड़े देश को अमेरिका के सामने सेक्रीफाइस कर देगा? इससे सोवियत यूनियन का क्या फायदा? उल्टा इंडिया को मिलिटरीली नहीं पर एटलीस्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने से ही सोवियत यूनियन का बहुत फायदा है। और तब तो चाइना आज की तरह इतना ताकतवर भी नहीं था कि वह यूएसएसआर को इन्फ्लुएंस कर सके। तो आई थिंक इस पैरेलल यूनिवर्स में भी सोवियत यूनियन इंडिया के फेवर में अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल करता, तब सिचुएशन आज की तरह ही होता, एकदम नॉर्मल। और अगर यूएसएसआर ऐसा नहीं करता तो इसका चांस बहुत ही कम है। खैर, हम मान लेते हैं कि सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट करने से इनकार करता। यूएनएससी में वेस्ट द्वारा लाए गए सारे रेजोल्यूशंस पास हो जाते। अब क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान फ्रंट पे इंडियन एयरफोर्स और नेवी उस समय एक बेहतर पोजीशन पे आ चुका था, इंडिया उन सारे रेजोल्यूशंस को ठुकरा देता। इंडिया इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करता। अब अमेरिका पाकिस्तान को कंप्लीट ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए, आई मीन उस रेजोल्यूशंस को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भारत की तरफ भेजता। पाकिस्तान पर इंडियन नेवल और एयर सुपीरियोरिटी को कम करने के लिए अमेरिका इंडिया के एयर और नेवल बेसिस पर बॉम्बिंग करता। अब ज्यादा थ्रेटन फील करने पर शायद अमेरिका इंडिया के कोस्टल सिटीज पर भी बॉम्बिंग करता, पर मुझे ना इसका चांस बहुत कम लग रहा है। खैर, अंत में क्या होता? अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के बीच फोर्सफुली एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन करवाता। बंगाली जेनोसाइड और ईस्ट पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी की ऑक्यूपेशन को देखते हुए अमेरिका ईस्ट पाकिस्तान पर एक रेफरेंडम करवाता, जिसमें ऑब्वियसली जनता पाकिस्तान से आजादी ही चाहते। बांग्लादेश अलग हो जाता पाकिस्तान से। बांग्लादेश को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने में थोड़ा और टाइम लगता। इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले ही देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर देते। इंडिया इस वॉर के बाद अमेरिका के पाले में चला जाता, जस्ट लाइक इजिप्ट आफ्टर यम कीपुर वॉर। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।